बुलेटिन का आगाज कुछ पाक चीन दोस्ती के साथ। दोस्त मुल्क चीन ने पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन पाकिस्तान में तेज तरीन ट्रेन चलाएगा। चीन ने पाकिस्तान को बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी फराहम करने का फैसला किया है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान को 46 बोगियां कल रवाना की जाएंगी। चीन अपनी टेक्नोलॉजी देते हुए 184 बोगियां पाकिस्तान में तैयार होंगी। चीनी मीडिया के मुताबिक ये ट्रेन 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने की सलाहियत रखती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान चीनी सदर ने यकीन दहानी करा दी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीन पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। चीनी सदर ने पाकिस्तान से आला मयार की ज़रई दरामदात की तारीफ की। पाकिस्तान और चीन का दो तरफा ताउन बढ़ाने, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात। सीपैक समेत इक्तिसादी शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म की जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से भी अहम बैठक हुई। वज़ीर आज़म को ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। तावन, तिजारत और सरमायाकारी का मिशन। वजीर आजम की अपनी टीम के हमरा चीन में चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात की। दोनों ममालिक के सरबराहान में दो तरफा तावन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और चीन ने सीपैक समेत कसीरुल जहती तावन को फरोग देने पर भी इत्तफाक किया। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी खुसूसन इक्तिसादी शोबों में तावन पर भी बातचीत हुई। ML1 को इब्तिदाई मंसूबे के तौर पर शुरू करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक। दोनों मुल्कों की क़यादत ने कराची में मास ट्रांजिट मंसूबे की जरूरत को भी तस्लीम किया। दोनों रहनुमा कराची सर्कुलर रेलवे के जल्द आगाज के लिए तमाम रस्मी कार्रवाइयों को हतमी शक्ल देने पर भी मुत्तफिक। वजीर आजम ने चीनी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी, जिसे शी जिनपिंग ने कबूल कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली की चियोंग से ग्रेट हॉल ऑफ पैनल में अहम बैठक। दो तरफा उमूर और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इक्तिसादी राहदारी मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील और CPEC को वसअत देने पर इत्तफाक किया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान राब्तों और ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ को ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। शहबाज शरीफ का वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद चीन का ये पहला दौरा है। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, चौधरी सालिक हुसैन, सरदार इसरार तरीन, मौलाना असद महमूद, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, मावनीन खुसूसी और आला सरकारी अफसरान का वफ्द भी वजीर आजम के साथ है। 10,000 बंदे लाकर 2 लाख बंदों की जिंदगी अजीरन नहीं की जा सकती। H9 से आगे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना कलम आइन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान पर शर्मनाक कहने पर तौहीन अदालत का केस चला। 2 मरतबा इमरान खान इलेक्शन कमीशन से भी मुआफी मांग चुके हैं। अदालत कई मरतबा तहम्मुल का मुजाहरा कर चुकी है। इमरान खान की तौहीन अदालत केस में नोटिस होना चाहिए है, मगर हम तहम्मुल से काम ले रहे हैं। बड़ी अदालत, बड़ी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान से 25 मई के वाकयात पर वजाहत तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो कुछ 25 मई को हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। 10,000 बंदे लाकर 2 लाख बंदों की जिंदगी अजीरन नहीं की जा सकती। H9 से आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अपना कलम आइन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जवाब इमरान खान के दस्तखत के साथ होना चाहिए। असद उमर से दूसरी दफा राब्ता कैसे नहीं हो सकता था? क्या आपने फैजाबाद धरने में जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला नहीं पढ़ा? अदालत ने नोटिस जारी नहीं किए थे, सिर्फ जवाब मांगे थे। इमरान खान को अदालती हुक्म का इल्म कैसे हुआ? यकीन दहानी PTI की आला क़यादत की जानिब से कराई गई थी। PTI की आला क़यादत का आगाज इमरान खान से होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया, इमरान खान ने तफसीली जवाब के लिए वक्त मांगा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया, 25 मई को पहले और दूसरे अदालती अहकामात में कितनी देर का फर्क है? इस तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, पहला हुक्म दिन 11 बजे दिया गया, दूसरा शाम 6 बजे आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दोनों अहकामात के दरमियान का वक्त हदायत लेने के लिए तो था। इस बात की वजाहत तो देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट
ने इमरान खान से 25 मई वाकयात पर वजाहत तलब करते हुए समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए का मुकदमा था। FIA केस के गवाह एक के बाद मरते चले गए। किसी ने नहीं पूछा ये कैसे मरे, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इमरान खान का PTI हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब, कहा मरियम नवाज को रिहा किया गया, हमजा शहबाज के केसेस खत्म किए गए, जरदारी के केसेस भी खत्म हो रहे हैं। कल कहते थे ये चोर हैं, आज इनको NRO दे दिया गया है, ये सब बरी हो गए, केसेस खत्म हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ का जरा सुनो, इसको 16 अरब रुपए की करप्शन के केस में सजा होने वाली थी, जबकि इसको बचाया गया, साजिश के तहत इसको ऊपर बैठाया गया। 4 गवाह थे जिनके नाम पे इसने 16 अरब रुपया लिया था। उसमें गुलजार अहमद, वो चपरासी था रमजान शुगर मिल में, वो मर गया। मुजम्मल राजा, वो कैश बॉय था रमजान शुगर मिल में, वो हार्ट अटैक से मर गया। आते साथ ही इनके पहले 2 महीने में वो मरा। गुलाम साबिर मुजम्मल का रिश्तेदार था, वो हार्ट अटैक से मर गया। मकसूद चपरासी, जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपया आया था, 400 करोड़ रुपया, वो हार्ट अटैक से मर गया। डॉक्टर रिजवान, जो FIA का इन्वेस्टिगेट कर रहा था ये केस शहबाज शरीफ का और बेटों का, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो हार्ट अटैक से मर गया। और एक और जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था नदीम अख्तर, उसको भी हार्ट अटैक हुआ लेकिन वो बच गया। किसी और मुल्क में ये होता, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जिधर इंसाफ है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी थी, किसी ने नहीं पूछा कि कैसे सारे लोग जो गवाह थे। राना सनाउल्लाह का एक ऑफिसर करप्शन में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसका नाम था इमरान रजा, पता चला जी वो खुदकुशी उसने कर दी है, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। मैं ये आपके सामने क्यों कह रहा हूं कि कभी भी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक यहाँ इंसाफ ना हो, जब तक ताकतवर को कानून के नीचे ना लेके आए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो मार्च या अप्रैल में नहीं बल्कि फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते हैं। मुक़्तदर हलकों को फैसला कराना चाहिए है। फौज पर हमेशा तामीरी तनकीद की। इमरान खान वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, नवाज शरीफ लंदन में बैठकर तमाम फैसले करते हैं। इमरान खान ने गुजरांवाला के पहलवानों को खुश कर दिया, गुर्स पर ऑटोग्राफ दिए। PTI आज़ादी मार्च का आज 6ठा रोज़, इमरान खान की क़यादत में खिलाड़ी गखड़ की जानिब रवा दवा। मुस्लिम लीग नून के जुल्फिकार भट्टी हल्का NA 91 से कामयाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। इंतखाबात में जुल्फिकार भट्टी जीते, ताहम री पोलिंग में PTI के आमिर सुल्तान चीमा कामयाब करार पाए थे। और जैकबाबाद में चचा ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके भतीजी और नौजवान को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, लाशें मुतालिका अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में न लाई जा सकी। लॉन्ग मार्च के मामले में नून लीग और PTI में कशीदगी आए रोज बढ़ती जा रही है। गुजरांवाला में फवाद चौधरी और खुर्रम दस्तगीर ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने एक दूसरे को रडार में लिए रखा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने गुजरांवाला में बैनर्स उतारने पर खुर्रम दस्तगीर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कौम इस टोले का मुहासबा करेगी, इनको हम थका कर मारेंगे। लॉन्ग मार्च का रास्ता रोकना नामुमकिन है। जबकि खुर्रम दस्तगीर भी मैदान में उतर आए, कहते हैं ये लोग जो मर्जी कर लें, इनको कौम मुस्तरद कर चुकी है, हम अपना तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत बाकी नहीं बची, जत्थों को उन्हीं की ज़बान में जवाब मिलेगा। इमरान खान पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है। तर्जुमान नून लीग अस्मा बुखारी बरस पड़ी, कहती हैं इमरान खान ने तो देखा ही नहीं कि माशाल्लाह होता क्या है। आज अगर माशाल्लाह होता तो आपको सड़कों पर घसीटा जाता। जबकि जावेद लतीफ़ बोले कि इमरान खान की भूल है, वो धौंध ज़बरदस्ती से अपनी बात मनवा लेगा। रियासत कभी भी मुसल्लह जत्थों के हाथों ब्लैकमेल होकर मुज़ाकरात नहीं करती। आपको होने वाली फंडिंग और आपके मुसल्लह जत्थों से हुकूमत आगाह है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले लॉन्ग मार्च के शुरका को टैक्सला में ठहराने का फैसला किया गया है। 30,000 शुरका को टेंट सिटी में ठहराया जाएगा। टेंट सिटी में गिलगित से आने वाले PTI कारकुनान को भी ठहराया जाएगा। टैक्सला टेंट सिटी में 500 वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं। शुरका के लिए खाना फराहम करने के लिए मुकामी केटरिंग को ठेका भी दे दिया गया है।
تیاریوں سے متعلق بات کرتے ہیں. ہمارے رپورٹر خالد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے. خالد بتائیے گا تحریک انصاف کیا تیاریاں کر رہی ہے ان شرکا کے لیے؟ جی بالکل، یہ ٹیکسلا میں جو ہے گلگت بلتستان اور خصوصاً کے پی کے سے آنے والا جو شرکا ہے لانگ مارچ کا، ان کو ٹھہرانے کے حوالے سے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں. نجی سوسائٹی ہے فیصل ہلز، وہاں پر اس حوالے سے انتظامات جاری ہیں، جبکہ تقریباً 500 کے قریب یہاں پر واش رومز بھی تیار کیے جا رہے ہیں اور مجموعی طور پر 30,000 افراد کو یہاں ٹھہرانے کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں. اور اس حوالے سے وفاقی وزیر جو سابق ہیں غلام سرور خان اور ان کے بھتیجے ہیں عمار ایم پی اے، انہوں نے ان تمام ذمہ داریوں کا جو ہے ذمہ اٹھایا ہے اور تقریباً کیٹرنگ کے حوالے سے بھی انتظامات کو مکمل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے انتظامات کو مکمل کیا جا رہا ہے. شکریہ آپ کا. شرجیل نامے من عمران خان کو ڈکٹیٹرز کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی قرار دے دیا ہے. کہتے ہیں عمران خان جو کرنے جا رہے ہیں تانے بانے بھارت اور اسرائیل سے مل رہے ہیں. بھارتی اور اسرائیلی عمران خان کی کیوں مدد کر رہے تھے؟ عمران خان کو ایک سازش کے تحت مسلط کیا گیا. سائفر کا پول ISPR نے خود ہی کھول دیا. عمران خان نے جھوٹی سازش کی. عمران خان کرپٹ ترین اور نااہل ترین وزیر اعظم تھے. گجرات میں حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں. ذرائع کے مطابق حقیقی آزادی مارچ کل بروز جمعرات کو گجرات شہر میں داخل ہوگی. لانگ مارچ کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں اور ریسکیو کے اہلکاروں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. قافلے کی رہنماؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ حقیقی آزادی مارچ کا استقبال مثالی ہوگا. ہمارے نمائندے سعید احمد سے مزید بات کرتے ہیں. سعید، کیسی تیاریاں ہیں لانگ مارچ کے شرکاء کو ویلکم کرنے کے لیے؟ جی بالکل، اس وقت ہم گجرات کے GTS چوک پر موجود ہیں، جہاں پر لانگ مارچ حقیقی آزادی مارچ کا جو استقبال ہے وہ یہاں پر گجرات کے جو MPA ہیں سٹی کے سلیم سرور جوڑا، جن کا تعلق PTI سے ہے، وہ یہاں پر جو ہے وہ لانگ مارچ کا استقبال کریں گے اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہاں پر عمران خان جو ہے وہ اپنی تقریر بھی کریں گے. ہمارے شہر کا یہ GT روڈ کے اوپر یہ مرکز ہے، GTS چوک کا علاقہ ہے یہ. یہاں پر چاروں طرف جو ہے وہ ہورڈنگز بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر سیکیورٹی کے بڑے سخت جو ہیں وہ بندوبست ہیں. 5,000 کے قریب جو ہے وہ پولیس کی نفری جو ہے وہ منگوا لی گئی ہے اور اس میں پولیس کی نفری جو ہے وہ سرگودا، فیصل آباد اور دوسرے اضلاع سے بھی منگوائی گئی ہے. لانگ مارچ جو ہے وہ کل بروز جمعرات جو ہے وہ یہاں پر پہنچنے کی توقع ہے. اس کے بعد وہ یہاں سے لالا موسیٰ جائے گا، جہاں پر اس کے بعد MN جو ہے یہاں پہ PTI کے فیض الحسن وہ استقبال کریں گے. اس کے بعد جو ہے کھاریاں اور کھاریاں سے ہوتا ہوا یہ سرائے عالمگیر اور سرائے عالمگیر کے بعد جہلم جو ہے وہ اتوار والے دن جو ہے ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں سے جائے گا. قاف لیگ کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس لانگ مارچ کا مثالی استقبال کریں گے اور ایسا استقبال کریں گے کہ دنیا دیکھے گی. PTI کے جو سلیم سرور جوڑا ہے وہ اس حوالے سے کافی متحرک نظر آتے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے وہ کافی میٹنگز وغیرہ کی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر بندے جمع کیے جا سکیں. لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں جعلی ڈاکٹرز کا سلسلہ تھم نہیں سکا ہے. سروسز، میو اور جنا کے بعد اب دل کے اسپتال کی باری ہے. PIC سے بھی جعلی ڈاکٹر پکڑا گیا ہے. ہاسپٹل انتظامیہ نے نعیم شریف نامی جعلی ڈاکٹر کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. یہ PIC میں بھی ایک جعلی ڈاکٹر پکڑا گیا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. ڈیپٹی بیورو چیف لاہور میاں نوید ہمارے ساتھ موجود ہے. میاں نوید، بتائے گا یہ ڈاکٹر کتنے عرصے سے کام کر رہا تھا PIC میں؟ جی بالکل، یہ جو ڈاکٹر ہے روزانہ کی بنیاد پر جو مریض یہاں پر آتے ہیں ان مریضوں سے پیسے وصول کر کے ان کو جو ہے فری ٹیسٹ کرواتا تھا. اور اس حوالے سے میں بتا دوں کہ آج جو ہے وہ انتظامیہ نے اس کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا. یہ کئی جو ہے وہ ماہ سے کام یہاں پر کر رہا تھا. اس سے پہلے بھی میں بتاتا چلوں کہ 2 مرتبہ لاہور کے جنرل اسپتال سے جعلی ڈاکٹر پکڑا گیا. اسی طرح رواں سال جناح اسپتال، سرسری اسپتال اور نیو اسپتال سے بھی جعلی ڈاکٹر پکڑا گیا. اس وقت اس بار جو ہے وہ یہ PIC کا جو دل کا اسپتال یہاں سے ڈاکٹر جو ہے وہ نعیم نامی ڈاکٹر کو جو ہے پولیس کے حوالے کر دیا. مزید جو ہے انکوائری جاری ہے، تفتیش جاری ہے. جی مزید انکوائری کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ادھر لاہور کے میو ہاسپٹل میں ملازم پر فائرنگ کا معاملہ. اسپتال کے ملازمین کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ملزم ٹھیکیدار رانا شاہد کی گرفتاری تک اس احتجاج کو جاری رکھا جائے گا. ڈیپٹی بیورو چیف لاہور میاں نوید سے بات کرتے ہیں جو کہ اس وقت مظاہرین کے ہمراہ موجود ہیں. نوید، بتائے گا کیا کہتے ہیں یہ مظاہرین؟
जी बिल्कुल, म्यू अस्पताल में आज तीसरा रोज़ है। हेल्थ सपोर्ट स्टाफ यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर एक सुप्रीडेंट एडमिन के ऊपर जो है वो फायरिंग करवाई गई एक ठेकेदार की जानब से। इन मुलाजमीन से पूछ लेते हैं कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं। बताइए जी कि आज तीसरा रोज़ है, किस शख्स के खिलाफ आपका एहतजाज है? हम इस चीज़ के ऊपर खिलाफ हैं कि जो मुलाजम थोड़ी सी तनख्वाह के ऊपर हेल्थ के अंदर काम कर रहा है, उसकी थोड़ी सी तनख्वाह के ऊपर काम करने की वजह से, रिश्वत ना लेने की वजह से उसके ऊपर फायरिंग की जाए, उसकी जान के दरबे हो जाए। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि राना शाह जो एलपी का मेडिसिन का ठेकेदार है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। थ्रेट वो इसलिए कर रहा है, वो कहता है कि जो मेरे साथी हैं ना म्यू हॉस्पिटल के अंदर, वो दोबारा सीटों पे आएँ। उसके अंदर जो है ना 4-5 बंदे जो नैब के जो है ना सजा याफ्ता भी हैं और जिनके खिलाफ इंक्वायरियां भी हैं, जो टेम्परिंग करने के माहिर हैं, वो कहते हैं ये दोबारा सीटों पे आ जाए। साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ जी, राना शाहद जो ठेकेदार है लोकल परचेज अद्वियात के हवाले से मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में ठेके लेता है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में या फिर महकमा सेहत में अपनी मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग भी ये शख्स करवाता है। इस वक्त तकरीबन तीसरा रोज़ है, मुकदमा दर्ज हो चुका है थाना मुगलपुरा में। इंतहाई बासर शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। म्यू अस्पताल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। ठीक है मियां नवीद, शुक्रिया आपका भी। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जिनको ये एहसास था और हमने 2018 में पहले अपने आप से ये सवाल पूछा कि क्या हमारा जो साइल है, क्या जो हमारा लिटिगेंट है, क्या जो वो जिसके लिए हमारा वजूद है, ख्वाह हम हैं या वकला है, हमारा वजूद ही उस साइल के लिए है, उस लिटिगेंट के लिए है। हमने पहले अपने आप से ये सवाल पूछा कि क्या उनका हम पे उस किस्म का एतमाद है जैसे होना चाहिए। इसमें कोई आर मैं नहीं समझता ये तस्लीम करने की कि उस साइल को, उस लिटिगेंट को, उस स्टेक होल्डर को हम पे उस तरह का एतमाद नहीं था। लेकिन 70 साल के इस निज़ाम को जादू की छड़ी के जरिए हम तब्दील भी नहीं कर सकते थे। तो उसका बुनियादी जो पहला कदम था वो एहसास और वो अज़म था, न सिर्फ जज साहिबान का बल्कि वकला का भी, कि हमारा मकसद उस साइल, उस लिटिगेंट की खिदमत करना। लेकिन फिर आइन में जब देखा तो आर्टिकल 7 में हमें पता ये चला कि रियासत जो है, रियासत की हर वो इदारा है जो इस्तिताअत या ताकत रखता है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सके, और इसी से मुंसलिक रियासत की जो एक बुनियादी ऑब्लिगेशन है आइन के तहत, वो है टू इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस। सिर्फ इमारतों पे हमने नहीं समझा कि इमारतें उसके बुनियादी वो है या यही ज़रूरत है। हमने उससे बढ़कर ये सोचा कि इमारतें तो होती रहेंगी, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि 70 साल का जो निज़ाम है इसकी तब्दीली ज़रूरी है, उसके इस्लाहात ज़रूरी। उस इस्लाहात के लिए हमने आर्टिकल 7 को सामने रख के एक बड़ा एम्बिशियस रिफॉर्म प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसका कॉन्सेप्ट पेपर भी हमने अपनी वेबसाइट पे लगाया है। और मैं यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का भी हमने उनको भी ऑन बोर्ड किया है, क्योंकि ये बेसिकली उनका काम है, क्योंकि कवानीन ने का रिव्यू भी होना है, इन प्रोसेसेस का भी रिव्यू होना है, हमारी अपनी अकाउंटेबिलिटी भी होनी है। और जनाब वज़ीर साहब, ये मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ कि हम जज साहिबान को, अदलिया को किसी किस्म की कोई खौफ या डर नहीं तनकीद से, क्योंकि तनकीद ही के ज़रिए हमारी इस्लाह होती है। ना कोई तनकीद हम पे इन्फ्लुएंस डाल सकती है
نہ ہم سے اس سے کوئی گھبراہٹ ہوتی. تو ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد ایک ہی ہے، خواہ ہم جج صاحبان ہیں یا ہمارے وکلا ہیں، کہ ہم نے اپنے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. جو وہ آئینی آبلیگیشن ہے کہ ہر شہری کو سستا اور فوری انصاف ملے، وہی ہمارا مقصد ہے، وہی ہمارا گول ہے. لیکن میں پچھلی حکومت کو بھی کم از کم یہ ضرور ایکنالج کروں گا کہ جب ہم نے ان کو باور کرایا تو ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس بھی 60 سال میں پہلی دفعہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریکارڈ مدت میں تکمیل ہونے کو ہے. اور اس میں جو موجودہ حکومت ہے اور بالخصوص جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کو بھی میں ایکنالج کروں گا کہ ان کی ذاتی انٹرسٹ لے کے اس پروجیکٹ کی بھی تکمیل جلدی ہو رہی ہے اور جو ڈسٹرکٹ کمپلیکس تکمیل کے مراحل میں. میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے ادارے کا صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے، اور وہ ٹیسٹ ہے کہ عوام کا اور لٹیگنٹ کا ہمارے اوپر کتنا اعتماد ہے. ہم نے اس اعتماد کو بحال کرنا ہے. یہی ہمارا ارادہ ہے، یہی ہمارا ایم ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے. اور انشاءاللہ ہم سب مل کے، خواہ مقننہ ہو خواہ انتظامیہ ہو، اور اس میں ضرور میں یہ کہوں گا کہ سیاسی قوتوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ عوام یا جو سائلین ہیں ان کا اعتماد شاید اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے. ہم نے وہی اعتماد ان کو بحال کرنا ہے جو کہ ان کا حق ہے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے وکلا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنے عارضی جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے اس کا انوگریشن اپنے ہاتھوں سے کیا. اور اس ضمن میں اتنا میں عرض کر دوں کہ بلڈنگ جب بن رہی تھی یا بن گئی تھی تو اس میں یقیناً ہائی کورٹ کا ایک رول تھا، لیکن جب سے میں ایلیویٹ ہوا ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہائی کورٹ یہ چونکہ انتظامیہ کا کام ہے، انتظامیہ اس میں یہ وہی اس کو مکمل کرے. لیکن بڑا تعجب ہوا، تعجب اس لیے ہوا کہ جب ہم ادھر آئے تو بار روم کا ہم نے پوچھا کہ بار روم کہاں پہ ہے، تو جو ایڈمنسٹریٹو بلاک میں 4تھا فلور ہے اس پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. اس کے بعد یہ ٹائم صرف اس لیے لگے گا کہ یہ پروجیکٹ پھر کنسیو ہوا اور ماشاءاللہ اس پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. اور امید رکھتا ہوں کہ صرف یہ بات ان عمارتوں پہ نہیں رکے گی، بلکہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے لیے سستا اور انیکسپینسو اور ایکسپیڈیشس جسٹس کا اپنا جو کمٹمنٹ ہے وہ بھی پوری کرے گی. بہت شکریہ. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سطر من اللہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پوری طور پر عوام کو عدلیہ پر اعتماد ہونا چاہیے ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.